आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आंगल सिख युद्ध और इसमें बंदा बहादुर और महाराणा रणजीत सिंह के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले सिख धर्म के जितने भी गुरु हुए थे उन सभी के बारे में पढ़ाया जा चुका है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इन्होंने सिख धर्म के अगले गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सिख धर्म के पवित्र किताब है, इसे गुरु के रूप में नामित किया था। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो सिख धर्म के गुरु थे वह गुरु गोविंद सिंह थे, यह सिखों के अंतिम गुरु थे। इनके बाद इन्होंने अगले गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब को नामित किया। गुरु गोविंद सिंह का एक शिष्य था जिनका नाम बंदा बहादुर था। इनका एक शिष्य था जिनका नाम बंदा बहादुर था। गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद बंदा सिंह बहादुर सिखों के सेनापति बने। जो बंदा सिंह बहादुर थे यह गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों के सेनापति बने, क्योंकि जो गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे तो उन सभी की मृत्यु पहले ही हो जाती है। तो चलिए बंदा सिंह बहादुर के बारे में पढ़ लेते हैं। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौरी गांव में हुआ था। इनका जन्म पुंछ जिले के रजौरी नामक गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। बंदा बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। गुरु गोविंद सिंह इन्हें बख्श सिंह के नाम से पुकारते थे। जो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, तो इन्हें यह बख्श सिंह के नाम से पुकारा करते थे। बंदा सिंह बहादुर का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने रोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने अपनी राजधानी रोहगढ़ को बनाया था। बंदा सिंह बहादुर ने गुरु नानक देव जी और सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से सिक्के भी चलवाए थे। जो बंदा सिंह बहादुर थे यह इनके नाम से सिक्के भी चलवाए। इन्होंने मुगलों से काफ़ी ज़्यादा युद्ध किया था। इन्होंने सरहिंद के युद्ध में मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या करवा दी, क्योंकि वजीर खान ने सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र को दीवान में चुनवा दिया था। जो वजीर खान थे यह सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र को दीवार में चुनवा दिए थे। इसीलिए इसका बदला बंदा बहादुर ने लिया। शहादरा, जो कि कतरगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा सिंह बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत का घाट उतार दिया था। उसके बाद मुगल बादशाह फर्रुखसियार के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह बहादुर को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़ लिया गया और इन्हें शहीद कर दिया गया। इन्हें, जो उस समय मुगल सम्राट फर्रुखसियार थे, तो इनके आदेश पर इन्हें पकड़ लिया गया और गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर इन्हें शहीद कर दिया गया। बंदा सिंह बहादुर के मृत्यु के बाद सिख संप्रदाय छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं। जो सिख संप्रदाय थे यह छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए बंदा सिंह बहादुर के मृत्यु के बाद। 1748 ईस्वी में कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। बाद में चलकर दल खालसा को जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया और इसके बाद दल खालसा को 12 दलों में विभाजित कर दिया गया, जिसे मिस्र कहा गया। ठीक है ना, मोस्ट BBI है। दल खालसा को बाद में 12 दलों में विभाजित कर दिया गया और इसे मिस्र कहा जाने लगा।
तो चलिए इसके बाद पढ़ते हैं महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1780 ईस्वी में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह के पिता का नाम महासिंह था। इनके पिता का नाम महासिंह था। इनके पिता महासिंह शुक्राचार्य मिस्र के मुखिया थे। जो 12 मिस्र थे उनमें से जो शुक्राचार्य मिस्र था वो उनके पिता उनका मुखिया थे। पंजाब में सिख राज्य के वास्तविक संस्थापक राजा रणजीत सिंह ही थे। जो राजा रणजीत सिंह है यही पंजाब में सिख राज्य के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। इन्होंने अपना क्षेत्र पंजाब से लेकर मुल्तान, पेशावर, कश्मीर और लद्दाख तक विस्तार किया था। इन्होंने अपना साम्राज्य का काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया था, इसीलिए इन्हें सिख संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। महाराजा रणजीत सिंह के दादा जगत सिंह ने 12 मिस्र में शुक्राचार्य मिस्र को प्रमुख स्थान दिला दिया था। जो इनके दादा थे इन्होंने जो 12 मिस्र थे उनमें शुक्राचार्य मिस्र को प्रथम स्थान दिलाने में सफल हो गए। 1799 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर पर भी अधिकार कर लिया और इसे अपनी राजधानी बना लिया। इन्होंने 1799 ईस्वी में लाहौर को भी जीत लिया और बाद में चलकर इसे अपनी राजधानी बना लिया। तो इस प्रकार इन्होंने अपनी 2 राजधानी बनाया। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से राजधानी बनाए थे। तो प्रथम राजधानी अमृतसर थी जो कि धार्मिक राजधानी कहलाई, और दूसरी राजधानी लाहौर थी जो कि राजनीतिक राजधानी कहलाई। ठीक है ना। इस प्रकार इन्होंने 2 राजधानी को बनाया। अब महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य को मजबूत बना रहे थे और अपना विस्तार कर रहे थे। तभी अंग्रेज भी भारत में दूसरे क्षेत्र पर अपना राजनीतिक सत्ता बढ़ा रहे थे। जैसे कि कुछ क्षेत्र पलासी और बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल का क्षेत्र और अंगल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर का क्षेत्र अंग्रेजों ने अपनी ओर खींच लिया था और अब इनका नज़र सिख साम्राज्य पर भी था। तो अमृतसर की संधि 1809। तो इनको समझने से पहले इससे पहले का बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि जो अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में यह किस लिए हुई थी। अमृतसर की संधि का तत्कालीन कारण भारत से बाहर फ्रांस और रूस के बीच 1807 में तिलसित का संधि का होना। 1807 में भारत से बाहर फ्रांस और रूस के बीच तिलसित का संधि होता है। तो तिलसित के संधि के अनुसार रूस और फ्रांस दोनों एक साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करने वाले थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने पलासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई और अंगल मैसूर युद्ध में इन्हें काफ़ी क्षति पहुंचाई थी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने अपनी विशेष नीति चलाई और 1807 में महाराणा रणजीत सिंह को संधि का प्रस्ताव भेजा कि अगर रणजीत सिंह पर कोई हमला होता है तो अंग्रेज उनकी मदद करेगा और अंग्रेज पर कोई आक्रमण होता है तो रणजीत सिंह उनकी मदद करेंगे। यह एक विशेष नीति अंग्रेजों ने चलाई। इस संधि के अनुसार सतलुज नदी के पश्चिम क्षेत्र पर महाराजा रणजीत सिंह का शासन रहेगा और सतलुज नदी के पूर्वी क्षेत्र पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण रहेगा। ठीक है ना। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजों के इस संधि का प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 2 शर्त रखते हैं। पहला, जब भी कभी अफगान और सिखों में लड़ाई होती है तो अंग्रेज उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। दूसरा, अंग्रेजों को सतलुज नदी का मालवा का क्षेत्र महाराजा रणजीत सिंह को देना पड़ेगा। यह 2 शर्तें महाराजा रणजीत सिंह रखते हैं।
तो महाराजा रणजीत सिंह की यह शर्तें अंग्रेज नहीं मानते, जिस कारण दोनों पक्षों में संधि नहीं हो पाती। इसके बाद 1608 में रणजीत सिंह मालवा के क्षेत्र पर अधिकार करने की कोशिश की, परंतु यह सफल नहीं हो पाए। तो तब जाकर 1809 में अंग्रेज और महाराणा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि संपन्न हुई। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि जो अमृतसर की संधि हुई थी यह किस लिए हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अमृतसर की संधि हुई थी इसमें क्या क्या शर्तें रखी गई। अमृतसर की संधि 1809। इस संधि में अंग्रेज कंपनी के तरफ से चार्ल्स मैकटाफ और सिख साम्राज्य की तरफ से महाराजा रणजीत सिंह नेतृत्व कर रहे थे। इस संधि के अनुसार सतलुज नदी के पश्चिम का क्षेत्र पर महाराजा रणजीत सिंह शासन करेंगे और सतलुज नदी के पूर्वी क्षेत्र पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण रहेगा। ठीक है ना। अमृत की संधि के द्वारा यह निश्चित कर दी गई कि सतलुज नदी के पश्चिम के क्षेत्र पर महाराजा रणजीत सिंह का शासन रहेगा और सतलुज नदी के पूर्वी के क्षेत्र पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण रहेगा। तो इस संधि के बाद महाराजा रणजीत सिंह अपना साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर देते हैं। तो चलिए इनका साम्राज्य विस्तार को देख लेते हैं। 1809 ईस्वी में इन्होंने कांगड़ा पर विजय प्राप्त की। इसके बाद 1813 ईस्वी में अफगान आमिर शाह शुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया तथा शाह शुजा से कोहिनूर हीरा भी प्राप्त किया। जो कोहिनूर हीरा था यह शाह शुजा से महाराजा रणजीत सिंह प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद 1813 ईस्वी में इन्होंने अटक पर भी विजय प्राप्त किया। 1818 में मुल्तान पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। 1819 में अफगान गवर्नर जब्बार खान को पराजित कर कश्मीर पर पूरी तरह से अधिकार कर लेते हैं। 1832 ईस्वी में इन्होंने पेशावर पर भी विजय प्राप्त कर ली। इन्होंने अपने साम्राज्य का काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया। इसके बाद 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु 1839 में हो जाती है। इनके मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य के कोई भी प्रभावशाली शासक नहीं बन पाते। महाराजा रणजीत सिंह के बाद प्रमुख शासक, तो इनके बाद खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, चांद कौर, शेर सिंह, दिलीप सिंह ये सभी शासक बनते हैं, परंतु ये सभी मिलकर मात्र 4 से 5 साल तक ही शासन कर सके थे। इसके बाद 1843 ईस्वी में दिलीप सिंह राजा बनते हैं, परंतु जब यह शासक बने तो इनकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी। तो इतनी कम आयु में यह शासन नहीं चला सकते थे। जब यह शासक बने तो इनकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी, तो इतना छोटा उम्र में यह शासन प्रणाली को नहीं चला सकते थे। इसलिए महारानी जिंदर कौर उनके संरक्षक बनी रही और इन्होंने काफ़ी समय तक सिख साम्राज्य का शासन चलाया। तो चलिए इसके बाद देखते हैं आंगल युद्ध को। जो भी सिख आंगल युद्ध हुए थे इनके बारे में देख लेते हैं। प्रथम आंगल सिख युद्ध 1845-1846। अंग्रेजों ने इस समय अपना काफ़ी विस्तार किया था और उनकी नज़र अब सिख साम्राज्य पर भी था। अंग्रेज कंपनी सिख साम्राज्य के सतलुज नदी के पश्चिम में लाहौर क्षेत्र पर भी अधिकार करना चाहते थे, जो कि पश्चिम के क्षेत्र में लाहौर था, जो कि सिख साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो अंग्रेज इस पर भी अधिकार करना चाहते थे। इस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। इन्होंने सतलुज नदी के सीमा पर बहुत से अंग्रेजी सिपाही को तैनात करना शुरू कर दिए। यानी कि सतलुज नदी के किनारे पर इन्होंने
अपना सिपाही तैनात करना शुरू कर दिए। तो इन सभी को देखते हुए सिख साम्राज्य के सिपाही ने सतलुज नदी को पार कर अंग्रेज के क्षेत्र पूर्वी भाग में आ गए, जो कि अंग्रेज का क्षेत्र था सतलुज नदी के पूर्वी भाग। तो सिख साम्राज्य के सिपाही इस पार आ जाते हैं। तो प्रथम आंग्ल युद्ध के दौरान 4 महत्वपूर्ण लड़ाई हुई। मुद्दकी का युद्ध 1845, फिरोजपुर का युद्ध 1845, अलीवार का युद्ध 1846 और सुबराव का युद्ध 1846। ये सभी युद्ध प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में हुआ था। लेकिन इन सभी युद्ध में सिख सेना पराजित हो गए। जो भी 4 युद्ध इसमें लड़े गए, तो इन सभी युद्ध में सिख सेना पराजित हो जाते हैं। तो इसके बाद लाहौर की संधि होती है 9 मार्च 1846 में। यह संधि अंग्रेज और दिलीप सिंह के बीच हुआ। लाहौर की संधि की शर्तें, चलिए इनके संधि की शर्तें को देख लेते हैं, जो भी शर्तें रखी गई थी। दिलीप सिंह को रानी जिंदर की संरक्षा में राजा स्वीकार किया गया। जो दिलीप सिंह थे, जो कि रानी जिंदर के संरक्षक में थे, तो इन्हें उनकी संरक्षा में राजा स्वीकार किया गया। सतलुज नदी के पूर्व के प्रदेश वह जालंधर के द्वाब क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार होगा, जो कि लाहौर की संधि के द्वारा रखा गया। लाहौर दरबार यानी कि सिख साम्राज्य पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। दिलीप सिंह ने 50 लाख रुपए नगद एवं 1 करोड़ के बदले अंग्रेजों ने कश्मीर को गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया। सिख साम्राज्य पर 1.5 करोड़ का हर्जाना लगाया गया। तो दिलीप सिंह ने 50 लाख रुपए नगद दे दिए और उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, तो अंग्रेजों ने 1 करोड़ के बदले कश्मीर को गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया। सिख सैनिकों की संख्या कम एवं निश्चित कर दी गई इस संधि के द्वारा। लाहौर में एक अंग्रेज रेजिडेंट की भी नियुक्ति की गई। अंग्रेजों के परामर्श के बिना किसी विदेशी को सेना में नहीं रखा जाएगा। ये सभी इस संधि के द्वारा शर्तें रखी गई। परंतु इस संधि के कुछ महीनों के बाद 1846 में सिखों ने पुनः विद्रोह कर दिया, क्योंकि जो भी शर्तें रखी गई यह सिखों के पक्ष में एक भी शर्तें नहीं रखी गई। इसीलिए यह 1846 में फिर से विद्रोह कर देते हैं। परंतु अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह का दमन करके दिलीप सिंह से पुनः संधि कर ली। अंग्रेज सेना इस विद्रोह को दबा देते हैं और दिलीप सिंह से पुनः संधि कर लेते हैं। तो चलिए भैरववार की संधि देख लेते हैं 1846 में। यह संधि भी अंग्रेज कंपनी और दिलीप सिंह के मध्य संपन्न हुई। भैरववार की संधि की शर्तें। इस संधि के अनुसार रानी जिंदर की संरक्षता समाप्त कर दी गई और उन्हें 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया। जो रानी जिंदल थी दिलीप सिंह के संरक्षक, तो इनकी संरक्षा को समाप्त कर दी गई और इन्हें 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का प्रावधान चालू कर दिया गया। इस समय दिलीप सिंह काफ़ी छोटे थे, जिस कारण अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में 8 सरदारों की एक परिषद बनाई गई जो शासन की देखभाल करेंगे। लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च दिलीप सिंह देंगे। ठीक है ना, यह इस संधि के द्वारा शर्तें रखी गई। उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848-1849 में। लाहौर की संधि और भैरववार की अपमानजनक संधि के बाद सिख काफ़ी नाखुश थे, क्योंकि उनके पक्ष में कोई भी बात नहीं रखी गई थी। जो लाहौर की संधि हुई थी और भैरववार की संधि हुई थी, यह सिख संप्रदाय इसे अपमानजनक संधि माने, जिससे वह काफ़ी नाखुश हुए, क्योंकि इनके पक्ष में कोई भी बात नहीं रखी गई थी।
तो इस समय 1848 में अंग्रेजों के नियंत्रण में मुल्तान का क्षेत्र का गवर्नर दीवान मुल्लाज थे। कौन थे? मुल्तान के क्षेत्र के गवर्नर दीवान मुलराज। ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी रॉलिंस ने दीवान मुलराज से ज़्यादा राजस्व मांगने लगे, परंतु इन्होंने इसे इनकार कर दिया और इसके बाद ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस के विरुद्ध लड़ने की तैयारी मुल्लाज ने कर ली। इसके बावजूद ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस ने मुल्लाज को मुल्तान के दीवान के पद से हटाकर नए सिख गवर्नर की नियुक्ति करने का फैसला कर लिया। जो मुल्तान के गवर्नर थे मुल्लाज, तो इनको हटाने का फैसला हेनरी लॉरेंस कर लेते हैं। तो मुल्तान की प्रजा ने अंग्रेज़ों के इस फैसले को नहीं माना और वहाँ की प्रजा दीवान मुल्लाज के साथ खड़ी हो गई और उसका सहयोग करने लगे। ठीक है ना, जो वहाँ के प्रजा थे वह दीवान मुल्लाज के साथ मिल जाते हैं और उनके सहयोग करने लगते हैं। तो इसी क्रम में अंग्रेज़ों ने मुल्तान में एक नए सिख गवर्नर और 2 ब्रिटिश अफसर को एक साथ भेज दिया। मुल्तान पहुंचने के बाद वहां की प्रजा ने दोनों ब्रिटिश अफसर को जान से मार दिया। जो 2 ब्रिटिश अफसर पहुंचे थे उन दोनों को वहां की प्रजा ने मार दिया और इसके बाद कुछ सिख सिपाही भी दीवान मुल्लाज के साथ जुड़ जाते हैं और अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ दिया जाता है। ठीक है ना, इसी को द्वितीय आंग्ल युद्ध कहा गया। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी। पहला रामनगर का युद्ध 1848 में, इस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी की विजय हुई। दूसरा चिड़ियावाला का युद्ध 1849 में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है। इस युद्ध में सिख समुदाय की विजय हुई। उसके बाद तीसरा गुजरात नगर का युद्ध 1849 में, इस युद्ध में भी अंग्रेजी कंपनी का विजय हुआ। इसके बाद सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन सभी लड़ाई के बाद सिख सेना आत्मसमर्पण कर देते हैं। इस समय अंग्रेज़ों के सेनापति ह्यू गोफ था। अंततः 1849 में सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। सिख राज्य को 1849 में अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दिलीप सिंह को पेंशन देकर रानी जिंदल के साथ इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया। ठीक है ना, देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है, बंदा बहादुर के बचपन में क्या नाम था? बताइए, बंदा बहादुर के बचपन में क्या नाम था? इनका नाम था लक्ष्मण दास, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, बंदा बहादुर ने किनके नाम पर सिक्का जारी किए? बताइए, इन्होंने किनके नाम से सिक्का चलाए थे? ऑप्शन सी, गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 3, किस मुगल बादशाह ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी? ऑप्शन सी, फर्रुखसियार। क्वेश्चन नंबर 4, महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी धार्मिक राजधानी किसे बनाया? इन्होंने अपनी 2 राजधानी बनाए थे, एक धार्मिक और एक राजनीतिक। तो बताइए, धार्मिक राजधानी किसे बनाए थे? ऑप्शन ए, अमृतसर को। क्वेश्चन नंबर 5, अमृतसर की संधि कब संपन्न हुई? ऑप्शन बी, 1809 में। क्वेश्चन नंबर 6, दिलीप सिंह कब सिख साम्राज्य का शासक बने? ऑप्शन सी, 1843 में। क्वेश्चन नंबर 7, दिलीप सिंह का संरक्षक कौन है? ऑप्शन बी, महारानी जिंदर कौल। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन डी, 1845 में। लाहौर की संधि कब संपन्न हुई?
ऑप्शन बी 1846 में। क्वेश्चन नंबर 10, भैरववाल की संधि कब संपन्न हुई? भैरववाल की संधि 1846 में संपन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 11, चिड़ियावाला का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन सी 1849 में। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 12, सिख साम्राज्य को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में कब मिला लिया? ऑप्शन सी 1849 में। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।